Wishing all the participants a very good morning on behalf of the DTRTI Lucknow, and in this webinar session we are starting a study of the Indian Contract Act 1872. So far as it is relevant to the work of an income tax officer, so far as an income tax officer must know and understand what contract is, how it can be applied while working as an income tax officer. This webinar will be important for those also who are taking the exams, the ITO exams and the ITI exams, the departmental exams. But for departmental exams, you don't need that detailed a study. But here we will be taking up the sections one by one, and we'll just try to understand them. Contract Act and right at the outset, may I request all the participants to keep their audio, the microphone muted, and their videos also off for the sake of better connectivity. I would also like to make another announcement that kindly download Microsoft Teams in your mobile and laptop, because we may have to use that for our lectures, as the systems wing has purchased the licenses of Microsoft Teams for conducting webinars, and the license of the Cisco WebEx is expiring tomorrow. So we'll be of course sending you detailed instructions. It's not that difficult to join there, but kindly download it in your laptop and your mobile also. The Microsoft Team app. शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस के साथ, और पहले चैप्टर और प्रिलिमिनरी पार्ट को हम कवर करना शुरू करते हैं। और इंडेक्स को छोड़ते हुए हम उसके बाद, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कुल मिला के वैसे तो जो आप देख सकते हैं जो 6 चैप्टर हैं, उसके बाद का जो चैप्टर था वो सेल ऑफ गुड्स पे था, तो उसके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया है अलग से, और भी जितने भी सेक्शंस इसमें थे बहुत सारे वो अब रिपील्ड हैं। और उसके बाद सीधे चैप्टर 8 पे अगर आते हैं तो इंडेमनिटी और गारंटी की बात की गई है, और चैप्टर 9 जो है बेलमेंट के बारे में है, और चैप्टर 10 एजेंसी पे है। तो इस प्रकार से वैसे तो कुल मिला के काफ़ी सारे सेक्शंस थे इसमें, ओरिजिनली 266 सेक्शंस थे, लेकिन रिपील होते होते क्योंकि अलग अलग एक्ट्स बन गए। अब जैसे पार्टनरशिप का मामला है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कवर हो गया है, तो इसलिए यहाँ से रिपील हो जाता है। अब इस एक्ट में केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से या कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में जो लॉ है वही यहाँ पर है, और ख़ास तौर पे जो आखिरी के 3 चैप्टर्स हैं 8, 9 और 10, इनको हम नॉर्मली उतना प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 से लेकर 6 चैप्टर तक कवर करेंगे, और अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो विल कवर अदर चैप्टर्स ऑल्सो, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइम अवेलेबल। अभी एग्ज़ाम से पहले तो नहीं करेंगे, एग्ज़ाम तक तो मैं फोकस करना चाहता हूँ केवल उन टॉपिक्स पे जो एग्ज़ाम के लिए भी रेलिवेंट हैं, और इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है। ओके, तो आते हैं पहले प्रिलिमिनरी पार्ट पे। और आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या 1872 जब
अंग्रेज़ों का राज था इस देश में, तो उस वक्त एक्ट नंबर 9 था, यह 1872 साल का, जो उस वक्त पारित किया गया था 25 अप्रैल 1872 को। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहलाएगा। नॉर्मली अब हम इंडियन वर्ड अपने एक्ट्स में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इसको बनाया था, इसलिए उन्होंने इसमें इंडियन वर्ड का इस्तेमाल किया। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि ये इंडियन वर्ड इस बात का द्योतक है कि इसको ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, और शायद समय आ गया है कि इंडियन वर्ड को यहाँ से इसकी आवश्यकता नहीं है। ये आया था फोर्स में 1 सितंबर 1872 को, जब ये पारित किया गया, 25 अप्रैल को पारित किया गया, और उस वक्त ये डिसीजन लिया गया कि ये 1 सितंबर 1872 से फोर्स में आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे। इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है मतलब निकालना या सही अर्थ को उद्धृत करना। नॉर्मली डेफिनेशन क्लॉज होता है ये इंटरप्रिटेशन, इसका नाम इंटरप्रिटेशन क्लॉज नाम से दिया गया है। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस। जो आगे आने वाले शब्द या वाक्यांश हैं, उनका इस्तेमाल निम्नलिखित मतलब से किया जाएगा, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि संदर्भ से ऐसा ना लगे कि कोई विपरीत मंशा है। संदर्भ से कोई विपरीत मंशा नजर आती है या प्रतीत होती है तो विपरीत अर्थ हो सकता है, लेकिन जब तक संदर्भ से कोई विपरीत मंशा नजर नहीं आती, प्रत्यक्ष नहीं होती, तब तक ये शब्द या ये वाक्यांश उसी मतलब से माने जाएंगे, उसी मतलब के माने जाएंगे, या इनका इस्तेमाल उस मतलब के लिए किया जाएगा जो मतलब नीचे लिखे हुए हैं। 2A में कहा जा रहा है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything। एक पर्सन दूसरे को ये इंडिकेट करता है, ये इंगित करता है किसी साइन से, किसी निशान से इंगित करता है, जैसे कहते हैं साइन मतलब निशान। तो सिग्निफाइज का मतलब है कि किसी को ये प्रदर्शित करना, किसी भी इंपॉर्टेंट बात को प्रदर्शित करना। जब भी कोई पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे व्यक्ति को कि वो इच्छुक है, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो 2A में प्रपोजल वर्ड का मीनिंग इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। जब भी प्रपोजल शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो किस अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है? प्रपोजल यानी प्रस्ताव। जब भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को ये सिग्निफाई करता है कि वो इच्छुक है कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, इच्छा जाहिर की जा सकती है कोई काम को करने की इच्छा, या ये भी जाहिर की जा सकती है कि कोई कार्य को ना करने की इच्छा भी जाहिर की जा सकती है। और जब भी इस तरह से वो इंगित करता है विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, और उसका ओपिनियन, उसका मत ये है कि मैं उसको हामी प्राप्त करूंगा। एसेंट मतलब हाँ करना। हामी को प्राप्त करने के लिए, हामी को प्राप्त करने के मत से जो व्यक्ति अपनी इच्छा को सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है दूसरे व्यक्ति को, तो हामी चाहिए किसकी? उस दूसरे व्यक्ति की। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट, ऐसे कार्य के लिए या ऐसे दूर रहने के लिए किसी कार्य से,
जब भी हामी के हामी प्राप्त करने के लिए कोई पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी इच्छा कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, और इसलिए इच्छा व्यक्त करता है कि दूसरा पर्सन भी उसको उसमें हामी भरे, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो ये कहा जाता है कि उसने एक प्रपोजल रखा है, उसने एक प्रस्ताव किया है। टू बी में क्या कहा जा रहा है? टू बी में प्रॉमिस वर्ड को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इंटरप्रेट किया जा रहा है। When the person to whom the proposal is made, अब ए में ये कहा था ना कि दूसरे व्यक्ति को वो प्रपोज करता है, सिग्निफाई करता है कि मैं ये करने का इच्छुक हूँ या ये नहीं करने का इच्छुक हूँ, दूसरे व्यक्ति से हामी मिल जाए उसके लिए कर रहा है कि उसको करने के लिए या नहीं करने के लिए हामी मिल जाए, वो भी तैयार हो जाए, उसमें शामिल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में वो प्रपोजल कहलाता है। और जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया वो अपनी हामी जब इंडिकेट कर देता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये कहा जाता है कि वो प्रस्ताव जो है स्वीकृत हो गया है। तो पहले प्रस्ताव करना और दूसरा है दूसरा व्यक्ति क्या करता है, प्रस्ताव को स्वीकृत करता है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जब ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अब ये प्रस्ताव नहीं रह जाता, अब ये वायदा बन जाता है। ये वायदा कब बनता है? जब जिसको प्रस्ताव किया गया वो अपनी हामी को सिग्निफाई कर देता है, तब वो बन जाता है वायदा यानी प्रॉमिस। तो डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड प्रॉमिस, प्रपोजल एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। उसके बाद सी है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। जो व्यक्ति प्रस्ताव कर रहा है वो प्रॉमिसर कहलाता है, और जो व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है वो प्रॉमिसी कहलाता है। 2D, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। यहाँ पे इस वाक्यांश को इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिस वाक्यांश जो आखिरी में लिखा हुआ है, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन क्या चीज होती है? जब प्रॉमिसर वो है जो प्रपोजल करता है, तो जो प्रपोजल किया वो स्वीकृत हो गया, जब स्वीकृत हो गया तो प्रपोजल अब प्रॉमिस हो गया, तो जब स्वीकृत हो गया वो प्रॉमिस हो गया, तो प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिसर और प्रॉमिस जिसको की जाती है जो स्वीकृत कर रहा है उसको, वो है प्रॉमिसी। जब प्रॉमिसर के इच्छा से, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, चाह से, प्रॉमिसर की चाह से जो प्रॉमिसी है या जो दूसरा व्यक्ति है उसने कोई कार्य किया या कोई कार्य नहीं किया, दूर रहा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग यानी उसको करने से दूर रहा, या वो करता है या दूर रहता है करने से, या तो कर दिया था या नहीं किया था, कर दिया था या दूर रहा था, करता है या दूर रहता है, या प्रॉमिस करता है कि करूंगा या प्रॉमिस करता है कि दूर रहूंगा। प्रॉमिस टू डू, promises to do, और promises to abstain from doing समथिंग, कोई भी चीज। सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ऐसा करना या ऐसा दूर रहना या ऐसा प्रॉमिस। ये कौन सा प्रॉमिस है? कि मैं करूंगा या दूर रहूंगा। ऐसा कार्य या ऐसा दूर रहना या ऐसा प्रॉमिस कि मैं करूंगा या दूर रहूंगा, वो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस कहलाता है। तो कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिसर ने अपनी चाह रखी
और प्रॉमिसर की चाह के बाद प्रॉमिसर कब चाह रखेगा? भाई पहले तो प्रपोजल आया था प्रॉमिसी के पास, पहले दूसरे व्यक्ति के पास प्रपोजल आया था, उस प्रपोजल को उसने स्वीकार किया तो वो बन गया प्रॉमिसी, और दूसरा जो प्रस्ताव रखने वाला था वो बन गया प्रॉमिसर। अब जब प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तब प्रॉमिसर एक डिजायर कर रहा है, अपनी चाह रख रहा है कि इसको कर दीजिए काम को। तो प्रॉमिसर की चाह पर जब प्रॉमिसी उस कार्य को कर देता है या उससे दूर रहता है, या प्रॉमिसर की चाह पर जब उसने कर दिया था या उससे दूर रहा था, या फिर प्रॉमिसर की चाह पे वो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसर की चाह पे वो प्रॉमिस करता है कि वो करेगा या दूर रहेगा करने से कोई भी चीज को, तो ऐसा करना या ऐसा दूर रहना या ऐसा प्रॉमिस करना जो है वो प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। यानी कि वो प्रॉमिस का जो प्रॉमिस जिसके इवज में की जा रही है, जिस कार्य के इवज में प्रॉमिस की जा रही है, जिस कार्य के लिए जो प्रॉमिस की जा रही है, वो है उस प्रॉमिस का कंसिडरेशन। क्योंकि प्रॉमिस करी क्यों जा रही है? प्रॉमिस करी इसलिए जा रही है क्योंकि प्रॉमिसर की चाह थी, और प्रॉमिसर की चाह पे जब कोई कार्य किया जा रहा है या उससे दूर रहा जा रहा है, तो उस कार्य को करना या उससे दूर रहना कंसिडरेशन है उस प्रॉमिस का। इसको ऐसे समझा जाए कि प्रॉमिस उस कार्य को करने की है या उससे दूर रहने की है, इसीलिए वो कंसिडरेशन। प्रॉमिस उस बात के मद्देनजर की जा रही है, इसलिए वो कंसिडरेशन है उस प्रॉमिस का कि ऐसा कार्य किया जाएगा या उससे दूर रहा जाएगा। उसके बाद आते हैं 2E पर। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हर प्रॉमिस या हर प्रॉमिस का सेट जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो, वो एक एग्रीमेंट होता है। जब भी कोई प्रॉमिस की जाती है और वो कंसिडरेशन हो जाती है दूसरी प्रॉमिस के लिए, when a promise becomes the consideration for other promise, एक प्रॉमिस दूसरी प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। ये प्रॉमिस इसलिए की जा रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये कार्य करोगे तो मैं भी प्रॉमिस करूंगा कि मैं ये कार्य करूंगा। अगर एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस को कंसिडरेशन मान के की जा रही है, और इस प्रकार से जब दो प्रॉमिसेस एक दूसरे का कंसिडरेशन है, तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूंगा, और तुम ये करोगे तभी मैं ये करूंगा। अगर एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन है तो एक एग्रीमेंट हो जाती है। उसको कहते हैं कि एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन बन गई तो एक एग्रीमेंट हो गई। उसके बाद है 2F। 2F में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डिफाइन किया जाता है। प्रॉमिस which form the consideration or part of the consideration for each other। जब एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन हो जाती है, तो जो प्रॉमिसेस थी, जो कंसिडरेशन हुई थी एक दूसरे के लिए, वो प्रॉमिसेस क्योंकि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन थी, तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाती हैं। यानी जहां पर भी कोई एग्रीमेंट होता है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के आधार पर होता है, क्योंकि एग्रीमेंट होता ही इसीलिए है जब एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन बन जाती है। Every promise, every set of promise which is forming the consideration for each other मतलब एक दूसरे के लिए, तभी एग्रीमेंट होगा। मैं तब ये काम करूंगा जब तुम ये काम करोगे, और तुम भी वो काम तब करोगे जब मैं ये काम करूंगा। इसको इस तरह समझना ज्यादा अच्छा है। मैं ये काम तब करूंगा जब तुम वो काम करोगे, और तुम वो काम
तब करोगे जब मैं ये काम करूंगा। ये हुआ रेसिप्रोकल प्रॉमिस की जा रही है। जो प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है उल्टा। जैसे 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, 2/1 का रेसिप्रोकल है 1/2, 6/7 का रेसिप्रोकल है 7/6। तो एक प्रॉमिस जब दूसरे प्रॉमिस का, जब 2 प्रॉमिसेस एक दूसरे का कंसिडरेशन हो जाती हैं वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाती हैं, और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस से एग्रीमेंट बन जाती है। उसके बाद 2G पे आते हैं। 2G में लिखा है कि एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। यहां वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया जा रहा है या उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। कौन सा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, इसका मतलब है ऐसा एग्रीमेंट है 2 लोगों के बीच में जिसको लॉ एनफोर्स नहीं करती है। 2 लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया कि तीसरे व्यक्ति को का मर्डर कर देना है, तो क्या इसको एनफोर्सेबल, इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ? नो। लॉ तो उसको रोकेगी, उसको पनिश करेगी। तो इसलिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स होता हो, ना होता हो, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। और अगर वो 2H में लिखा है कि अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो लॉ के द्वारा तो क्या कहलाता है वो? बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट। यार बिकॉज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के द्वारा किए गए, जो एक दूसरे के लिए प्रॉमिसेस की गई तो उससे एग्रीमेंट बनता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ऐसी प्रॉमिसेस है जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। और प्रॉमिस क्या है? जब एक प्रपोजल स्वीकृत किया जाता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रपोजल क्या है? जब कोई व्यक्ति दूसरे को ये इंगित करता है, सिग्निफाई करता है मैं ये काम करूंगा या इस काम से दूर रहूंगा, और वो होता है प्रपोजल। प्रपोजल जब स्वीकृत हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रॉमिस। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को कहता है कि मैं ये काम करूंगा या उससे दूर रहूंगा, और इसलिए कहता है कि दूसरा उसमें हामी भरे, तो वो एक प्रपोजल हुआ। दूसरे की हामी का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो इसलिए कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा नहीं करूंगा जिससे कि दूसरा व्यक्ति हामी भरे। बिना उसके हामी के नहीं कह रहा। अगर बिना उसके हामी के कह रहा तो वो प्रपोजल नहीं है, वो बस एक कहना हुआ। तो इसके साथ हम लोग आते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज से चल के, अब हम आते हैं चैप्टर 1 पे। और चैप्टर 1 में है ये कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल्स। सेक्शन 3 कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल्स एंड द रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल्स एंड acceptances respectively are deemed to be made by an act of omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। यहां पे बात आ रही है प्रपोजल के कम्युनिकेशन की, कि प्रपोजल कम्युनिकेट कैसे होगा। मुझे सिग्निफाई करना है दूसरे को कि मैं ये कार्य करूंगा या उससे दूर रहूंगा। सिग्निफाई करूंगा कैसे? अब उसको कैसे अपना अपने द्वारा सिग्निफाई करना, कैसे कम्युनिकेट करूंगा, उसके बारे में यहाँ सेक्शन 3 में कहा जा रहा है कि प्रपोजलों का कम्युनिकेशन, प्रपोजलों का स्वीकार करना, और जो प्रपोजल्स का और प्रपोजल और स्वीकृति का रेवोकेशन, यानी दोनों का रेवोक कर देना, मतलब उसको कैंसिल कर देना।
they are deemed to be made by any act of or omission of the party, ये तब माने जाते हैं कि कर दिए गए हैं। जो कम्युनिकेशन है या एक्सेप्टेंस है या रेवोकेशन है, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये कैसे मानी जाएंगी कि हो गई है पूरी? कैसे माना जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गया है प्रपोजल का? कैसे माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया प्रपोजल का? और कैसे माना जाएगा कि रेवोकेशन हो गया प्रपोजल का? ये जानने के लिए हमको क्या देखना है कि क्या कोई एक्ट या ओमिशन किया गया उस पार्टी के द्वारा जो प्रपोज, एक्सेप्ट या रिवोक कर रही थी, या उसने कुछ कार्य किया या कार्य जो करना चाहिए था वो नहीं किया। कई बार ओमिट करने से भी कोई प्रपोजल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अपने मित्र को कि तुम अगर सामने वाले घर में रहते हो और रोज वो बालकनी में आता है और मैं सुबह अपनी बालकनी में जाता हूं और उसको हम लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, अगर मैं उसको कहूं कि जिस दिन तुमको मुझसे ना मिलना हो तो बालकनी में ना आना, और एक दिन सुबह जब मैं बालकनी में जाता हूं तो वो बालकनी में नहीं आता, तो उसने बालकनी में आने से ओमिट कर दिया। उस ओमिट से उसने क्या किया? उसने मेरे प्रपोजल की स्वीकृति कर दी। तो इस तरह से प्रपोजल का कम्युनिकेशन, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का रेवोकेशन किसी कार्य को करने से भी हो सकता है या किसी कार्य को ओमिट करने से भी हो सकता है। जो भी पार्टी प्रपोज, एक्सेप्ट या रिवोक कर रही है वो कार्य को करके या किसी कार्य को ओमिट करके कम्युनिकेट, एक्सेप्ट या रिवोक कर सकती है। जिस एक्ट या ओमिशन से वो इंटेंड करती है कि वो ऐसे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन को कम्युनिकेट कर रही है, उसका इंटेंशन भी जरूरी है। अगर मेरा मित्र बालकनी में आना भूल गया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिकेट कर रहा था कि आज मुझसे मिलेगा नहीं। वो भूल ही गया आना बालकनी में। तो इसलिए अगर प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन पूरा होना है, उसके लिए इंटेंशन बहुत जरूरी है कि वो ऐसा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन का कम्युनिकेशन कर रहा है, उसका ये इंटेंशन है उस कार्य को करके या उस कार्य को ओमिट करके, और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, या तो वो इंटेंट कर रहा है कि उसको कम्युनिकेट कर रहा है, या उसका असर है कम्युनिकेट करने का। कोई भी एक्ट या ओमिशन का अगर असर ऐसा हो जाता है कि उससे कम्युनिकेट हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर उसको मुझसे नहीं मिलना था तो इस बात को उसको ध्यान में रखना चाहिए कि उसको बालकनी में नहीं आना है। अब इतना एब्सेंट माइंडेड होने की ज़रूरत क्या है कि बालकनी में नहीं आए? क्योंकि उसके बालकनी में ना आने से मुझे उसका असर ये हो रहा है कि मुझे कम्युनिकेशन मिल रहा है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। इसलिए कम्युनिकेशन बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसका इफेक्ट भी ये होता है कि कम्युनिकेट हो रहा है तो भी ये मान लिया जाएगा कि जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो गया है या उसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया या रेवोकेशन का कम्युनिकेशन हो गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि इफेक्ट जो है, अगर इफेक्ट है कम्युनिकेटिंग का तो भी वो पूरा हो जाता है कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, और या फिर उसका इंटेंशन ऐसा है कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है उस कार्य को करके। अब कोई ऐसा कार्य कोई कर रहा है कि जैसे कि वो उससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। एक तरफ तो वो व्यक्ति, मेरा मित्र, अपने बालकनी में आया और उसने कोई साइन बनाया क्रॉस का,
तो क्रॉस का साइन कुछ भी कहने के लिए बना सकता है वो जरूरी नहीं है कि उसी प्रपोजल को ना एक्सेप्ट करने के लिए बना रहा हो या रिवोक करने के लिए बना रहा हो। तो यदि वो व्यक्ति अपना उसका इंटेंशन है नहीं और कोई ऐसा कार्य वो कर रहा है जिससे वो इंटेंड नहीं करता रिवोक करने का, एक्सेप्टेंस करने का या कम्युनिकेशन करने का, तो अगर इंटेंशन नहीं है और असर भी अगर नहीं है तो वो पूरा नहीं होगा। अगर इंटेंशन नहीं है लेकिन असर है तो भी पूरा हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखना है, बहुत ही माइन्यूट बात है यहाँ पे सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में क्या कहा जा रहा है, अब एक एक करके चला जाएगा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी कोई लॉ कोर्ट में जाता है कि साहब मैंने प्रपोजल दिया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरा पार्टी कह रही साहब कॉन्ट्रैक्ट मुझे कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। प्रपोजल कब कंप्लीट हुआ माना जाता है? तब नहीं कि मैंने कोई प्रपोजल कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बोल दिया और दूसरे पर्सन ने सुना ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी माना जाएगा जब वो जिसको किया जा रहा है कम्युनिकेशन प्रपोजल का, वो उसके नॉलेज में आ जाए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। और नॉलेज में कब आएगा? जब वो उसको सुनेगा, उस पर विचार करने की शक्ति होगी उसकी। अगर वो मेंटल है, पागल है, तो नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का है तो नहीं कर सकता है, हालांकि उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब वो प्रपोजल उसके नॉलेज में आएगा तब उसका कम्युनिकेशन पूरा माना जाता है। और अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट माना जाता है और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट माना जाता है। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। पहले हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे कि मैंने कोई प्रपोजल अपने मित्र को दिया और उसने उसको स्वीकृत किया, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसने मुझे कम्युनिकेट किया एक्सेप्टेंस, तो वो जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का कब उसकी तरफ से कंप्लीट माना जाए, मेरी तरफ से कब कंप्लीट माना जाए। मैंने प्रपोजल दिया था, उसने स्वीकृत किया, अब स्वीकृत करने का जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृत करने का जो कम्युनिकेशन है, वो मेरी तरफ से कब कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं हूं प्रपोजर। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो स्वीकृत कर रहा है मेरा मित्र या कोई भी व्यक्ति जिसको मैं प्रपोजल दे रहा हूं, वो जब अपने स्वीकृति को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है, मान ली उसने चिट्ठी लिखी और रजिस्ट्री कर दी कि मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार करता हूं। रजिस्ट्री कर देने का मतलब क्या है? उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, या उसने अगर वो कंप्यूटर में काम कर रहा है तो ईमेल बना के उसने सेंड कर दिया। जैसे सेंड बटन दबाया उसने तो वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला गया, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, और वो एक्सेप्टर की पावर से बाहर था, स्वीकृत करने वाले की के पावर से बाहर हो गया, क्योंकि जब उसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया या पोस्ट बॉक्स में डाल दिया या रजिस्ट्री कर दी उसको एक्सेप्टेंस की स्वीकृति की, या उसने जब सेंड बटन दबा दिया तो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। कई बार तो सेंड बटन दबाने के बाद भी वो कहता है क्या डिलीट करना है क्या, जब तक वो उसके पास ऑप्शन है डिलीट करने का तब तक वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं है। जब वो ऑप्शन खत्म हो जाता है डिलीट करने का तब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है। ऐसे ही जब व्हाट्सएप में होता है कि आपने कोई मैसेज भेजा किसी को, लेकिन उसके पढ़ने से पहले ही उसके पढ़ने से पहले ही डिलीट फॉर हिम आपने कर दिया, तो यानी कि अभी उसको आपने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला था
लेकिन आपके कंट्रोल से बाहर नहीं था, आपके पावर से बाहर नहीं था, एक्सेप्टर के पावर से बाहर नहीं था, तो आपने उसको डिलीट कर दिया, तो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया गया, ये नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन का पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि आपके पावर से बाहर नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद आपके व्हाट्सएप में दिखाता है कि डिलीवर हो गया, 2 टिक नजर आते हैं। जब 2 टिक नजर आते हैं, अब और आप अगर डिलीट भी नहीं कर सकते, अगर ग्रीन टिक नहीं है और उसने पढ़ा भी नहीं है, व्हाट्सएप में दिखा रहा है डिलीवर हो गया है, लेकिन आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और व्यक्ति ने नोटिफिकेशन में भी नहीं देखा। कई बार ऐसा है कि आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा और उसने नोटिफिकेशन में देख लिया, पढ़ लिया आपका मैसेज, तो उसके नॉलेज में आ गया है। अगर उसके नॉलेज में आ गया है तब तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट है, या स्वीकृति भी कंप्लीट है, क्योंकि नॉलेज में आ गया। सवाल ऐसे कंडीशन में ये होगा, ये चेक किया जाएगा क्या उसके नॉलेज में आ गया था। तो नॉलेज में केवल ग्रीन टिक से ही नहीं आता है व्हाट्सएप में, नोटिफिकेशन से भी नॉलेज में आ सकता है। लेकिन वो चीज़ देखी जा सकती है कि क्या उसने नोटिफिकेशन को खोला था। इन्वेस्टिगेशन पर यह बात पता लग सकती है। सो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। शायद आपको ये सब बातें थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन बहुत आवश्यक है। जब आदमी कोड ऑफ लॉ में जाता है तो इस पर चर्चा होती है, कम्युनिकेशन कब पूरा हुआ, स्वीकृति कब हुई पूरी, स्वीकृति का कम्युनिकेशन कब हुआ। सो द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू। जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया गया और वो स्वीकार करने के पावर से बाहर हो गया था। जब तक आप डिलीट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज को, आपके पावर से बाहर नहीं है। उसके पढ़ने से पहले अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो आपके पावर से बाहर नहीं था, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया है। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी ये तो मेरे लिए था एज अ प्रपोजर, यानी एज अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब यह है कि मैं जाके कोर्ट में नहीं कह सकता हूं कि जब मेरे लिए क्या हुआ, जब उसने डाल दिया ट्रांसमिशन में, तो मेरे हिसाब से अब मैं कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आई कैन नॉट गो टू कोर्ट अगर आई एम द प्रपोजर, क्योंकि उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया और उसके पावर से भी बाहर हो गया। अच्छा, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी उसके तरफ से ये कब पूरा हो जाएगा एक्सेप्टेंस? उसके तरफ से तब पूरा होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। कहने का मतलब ये है कि वो कब ये कह सकता है कि कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ था? जब तक मेरे नॉलेज में नहीं आता है, प्रपोजर के जब तक नॉलेज में नहीं आता, तब तक उसके लिए वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। वैसे भी आप सोच सकते हैं, जब किसी को आप स्वीकृति देते हैं तो वो स्वीकृति उसके नॉलेज में नहीं आ रही है प्रपोजर के, तो तब तक आप ये कैसे मान लेंगे कि आपने कम्युनिकेट कर दिया? आप तो चाहेंगे ना, अरे आपसे पूछा जाए कि आपने कम्युनिकेट कर दिया, आप कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो उसको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आप तब जाके कोर्ट में जा सकते हैं जब उसके नॉलेज में आ गया हो, तब आप ये कह सकते हैं मेरी तरफ से कम्युनिकेशन पूरा हो गया था। अब कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। अब रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है? अभी हम देख रहे थे एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं रेवोकेशन। रेवोकेशन का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो भी रिवोक कर रहा है उसके लिए वो तब कंप्लीट होता है व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है। जैसे स्वीकृत करने वाला भी जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है तो वो प्रपोजर के लिए कंप्लीट तब माना जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, जिस वक्त जो भी रिवोक कर रहा है उसके लिए वो रेवोकेशन तब कंप्लीट मान लिया जाता है
जब उसने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। मैंने मना कर दिया, अपनी अस्वीकृति जाहिर कर दी, प्रपोजल को रिवोक कर दिया मैंने। When it is put into a course of transmission, यानी मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि आई एम रिवोकिंग इट, तो मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब बियर नहीं करना चाहता। When it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, जिसको वो रेवोकेशन किया जा रहा है, जिसको वो रेवोकेशन का कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उसको भेजने के लिए जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है, उस व्यक्ति के लिए जिसने वो रेवोकेशन किया था, वो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके पावर से वो बाहर हो गया था। उसने कहा कि मैंने इसको रिवोक कर दिया। स्वीकृति करते वक्त ऐसा नहीं है, स्वीकार कर रहे हो आप एक्सेप्टेंस को, तो आप तभी कह सकते हो कोर्ट में जाके कि मैंने स्वीकार कर लिया था, जब उसके नॉलेज में आ गया हो। लेकिन जहां तक रिवोक करने की बात है, जैसे ही आप कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देते हो और आपके आउट ऑफ पावर हो गया, आप ये कह सकते हो कि मैंने रिवोक कर दिया था। एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, और जिसको रिवोक किया जा रहा है, जिसको रिवोकेशन कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसके लिए वो कब रिवोकेशन पूरा होगा? व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, यानी जब उसके नॉलेज में आ गया कि रिवोकेशन, जब तक उसके नॉलेज में नहीं आता तब तो वो कह सकता है मुझे रेवोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं, सो आई विल नॉट बियर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। जब उसके नॉलेज में आ जाता है तो उस व्यक्ति के लिए जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है रेवोकेशन, उस व्यक्ति के लिए उसका रेवोकेशन तब कंप्लीट माना जाता है। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, लेकिन इलस्ट्रेशंस को आप खुद पढ़िएगा। आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू यू। मैं खुद भी एक एग्जाम्पल के तौर पे साथ साथ चूंकि समझाया जा रहा हूं आपको, अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन ना समझ में आए तो प्लीज लेट मी नो। अब आते हैं सेक्शन 5, revocation of the proposals and the acceptances. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete. कोई भी प्रपोजल प्रपोजर के हिसाब से अगर उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको रिवोक कर सकता है वो। मैं प्रपोजल दे रहा हूं और मेरा प्रपोजल अभी मेरे हिसाब से कम्युनिकेट नहीं हुआ, सॉरी, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, यानी उसकी जो स्वीकृति है वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक प्रपोजल देने वाला व्यक्ति हूं, आई एम द प्रपोजर, तो मैं कब तक रिवोक कर सकता हूं उस प्रपोजल को जो मैंने किया था? उस समय के पहले मैं रिवोक कर सकता हूं जब उसकी स्वीकृति जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो मेरी ओर से कंप्लीट माना गया। तो लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्वीकृति का एक्सेप्टेंस मेरी ओर से कब माना जाता है? इसमें हमने देखा था कि प्रपोजर के लिए स्वीकृति का एक्सेप्टेंस तब माना जाता है जब उसको एक्सेप्टर ने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। मैं प्रपोजर था, मैंने एक प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल को स्वीकार करते हुए दूसरे व्यक्ति ने अपनी स्वीकृति को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया और उनके पावर से बाहर हो गया। जैसे उनके पावर से बाहर हुआ, उस प्रपोजल की स्वीकृति पूरी हो गई है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं प्रपोजर हूं। अब जैसे ही उन्होंने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, उनके पावर से बाहर हुआ, अब मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता अपने प्रपोजल को, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया मेरे लिए। जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया है, तब मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं प्रपोजल को ही रिवोक कर दे रहा हूं? तो प्रपोजल को इसीलिए कहा गया है सेक्शन 5 में कि प्रपोजल में भी रिवोक किसी भी समय, उस समय के पहले जब उसका कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का, वो प्रपोजर के लिए कंप्लीट माना जाता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं।
और एन एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड। उसी तरह से एक्सेप्टेंस कब रिवोक माना जाएगा? एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जहां पर प्रपोजल की बात हो रही है एज अगेंस्ट प्रपोजर कर रहे हैं, जहां एक्सेप्टेंस की बात हो रही है वहां एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कह रहे हैं। ये एक्सेप्टर के लिए वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता है? तो एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है उस समय के पहले जब उसका जो कम्युनिकेशन था एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद नहीं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का एक्सेप्टर के लिए वो तब पूरा होता है जब के नॉलेज में आ जाता है प्रपोजर के। यहाँ लिखा है कि जो एक्सेप्टेंस है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर तब कंप्लीट माना जाता है जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है। यानी प्रपोजल के नॉलेज में आ गई स्वीकृति, जो आपने स्वीकृति दी थी, अगर आप एक्सेप्टर हैं तो एक बार उसके नॉलेज में आ गया तो उसके बाद आप एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस तभी तक रिवोक किया जा सकता है जब एक्सेप्टर के लिए वो उसका जो एक्सेप्टेंस है कम्युनिकेट ना हुआ हो प्रपोजर को। उसके बाद 6 है रेवोकेशन हाउ मेड। अब रेवोकेशन करना कैसे है? अब प्रपोजल इज रिवोक्ड, मुझे प्रपोजल को रिवोक करना है। सबसे नंबर 1 2 3 4 प्रपोजल रिवोक कैसे होता है? प्रपोजल रिवोक होता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। प्रपोजल तब रिवोक होता है जब नोटिस रेवोकेशन का कम्युनिकेट हो जाता है प्रपोजर के द्वारा दूसरे पार्टी को। नोटिस ऑफ रेवोकेशन का कम्युनिकेशन जब पूरा हो जाता है प्रपोजल तब रिवोक होता है। किस प्रकार से प्रक्रिया रिवोक करने की? प्रपोजल रिवोक किया जाता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल। अगर प्रपोजल में कोई टाइम लिखा हुआ है या टाइम इंडिकेटेड है उसकी स्वीकृति के लिए और उसकी स्वीकृति उसके उतने टाइम में नहीं की जाती है और टाइम लैप्स हो जाता है तो प्रपोजल लैप्स ऑफ टाइम से भी रिवोक हो जाता है। प्रपोजल नोटिस ऑफ रेवोकेशन के कम्युनिकेशन से भी रिवोक होता है। प्रपोजल लैप्स ऑफ टाइम से भी रिवोक होता है अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब था प्रपोजल में उसके स्वीकृति के लिए, या कोई टाइम अगर प्रिस्क्राइब नहीं था तब अगर रीजनेबल टाइम का लैप्स हो जाता है तो भी वो कम्युनिकेशन तो भी वो प्रपोजल रिवोक हो जाता है, रिवोक मान लिया जाता है। विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, बिना एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेट हुए, बिना स्वीकृति के कम्युनिकेट हुए अगर रीजनेबल टाइम निकल जाता है जहां पर कोई टाइम नहीं मेंशन था प्रपोजल में तो भी वो रिवोक माना जा सकता है। और रीजनेबल क्या है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो लेकिन रीजनेबल वो है जो एक मानव जिसको रीजनेबल माने, तो एक नॉर्मल मानव अगर साउंड माइंड से काम कर रहा है तो वो किसी चीज़ को रीजनेबल अगर समझ सकता है तो वो एक रीजनेबल है। हालांकि रीजनेबल की थोड़ी रेंज होगी, इसमें कोई बहुत ही एग्जैक्टनेस से नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि जो ह्यूमन बींग्स है, मानव हैं, वो रीज़न और कारण की शक्ति का प्रयोग करते हैं और उनकी ये जो खासियत है ये काफ़ी बढ़ी हुई है ह्यूमन बींग्स की। तो इसलिए रीज़न शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है हमारे लॉ में भी। उसके बाद द प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को पूरा करने से पहले अगर जो एक्सेप्टर है वो कोई कंडीशन को फुलफिल करने से फेल हो कर लेता है, जो भी उसने जो कंडीशन थी प्रपोजल में
कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी एक्सेप्टेंस पूरा होगा। ओके, एक सवाल पूछा जा रहा है कि डज द प्रपोजल रिवोक्ड बाय प्रपोजर और एक्सेप्टर बोथ और ओनली बाय एक्सेप्टर। देखिए, प्रस्ताव जो है वो कौन रख रहा है? वो रख रहा है प्रपोजर, ठीक है। तो जो प्रस्ताव रख रहा है वही उसको रिवोक करेगा, क्योंकि जो उसको स्वीकृत कर रहा है उसके पास तो चॉइस है कि उसको स्वीकृत करे या ना करे। इसलिए अगर हम कहते हैं प्रपोजल का रेवोकेशन, तो वो प्रपोजल का रेवोकेशन वो करेगा जो प्रपोज कर रहा है, ठीक है। जब वो प्रपोजल एक्सेप्टर के पास जाता है, एक्सेप्टर चाहे तो उसको स्वीकृत करे चाहे ना करे। मान लीजिए कि एक्सेप्टर ने स्वीकृत कर दिया, तो अब वो प्रपोजल रहा ही नहीं, वो क्या बन गया? अब वो बन गया प्रॉमिस। तो जब हम प्रपोजल के रिवोक करने की बात करते हैं तब हम ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजर उसको रिवोक करेगा। इज दैट राइट? सो प्रपोजल प्रपोजल को रिवोक कैसे किया जाता है, ये है सेक्शन 6। तो पहले सबसे पहले हमने देखा था कि प्रपोजल रिवोक किया जाता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन को कम्युनिकेट करके, प्रपोजर के द्वारा दूसरे पार्टी को। उसके बाद प्रपोजल रिवोक किया जाता है जो टाइम अगर निकल जाता है जो भी प्रेस्क्राइब था उस प्रपोजल में, या प्रेस्क्राइब नहीं था तो जब एक रीजनेबल टाइम निकल जाता है तो वो रिवोक हो जाता है। उसके बाद प्रपोजल रिवोक होता है अगर अगर स्वीकार करने वाला कोई कंडीशन पूरी नहीं करता जो एक्सेप्टेंस करने से पहले उसको पूरी करनी चाहिए थी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो भी वो रिवोक हो जाता है प्रपोजल। उसके बाद प्रपोजल रिवोक होता है बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before the acceptance। अगर प्रपोजर ने प्रपोजल रखा और वो जो प्रपोजल था एक्सेप्टर के नॉलेज में आ गया, अगर उसके डेथ का जो फैक्ट है या इंसेनिटी का जो फैक्ट है वो नॉलेज में आ गया एक्सेप्टर के, प्रपोजल नहीं, एक्सेप्टेंस से पहले, अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसको और ध्यान से समझिए कि प्रपोजर ने प्रपोजल रख दिया, ठीक है, उसने कम्युनिकेट कर दिया अपने प्रपोजल को। प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा हो गया, ठीक है। अभी एक्सेप्टर ने उसको स्वीकार नहीं किया है। इसके पहले कि एक्सेप्टर उसको स्वीकार करता, उसके नॉलेज में आ गया कि प्रपोजर की डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया, वो पागल हो गया, तो उसके नॉलेज में आ गया। अब ये जब नॉलेज में आ गया तो ये वो प्रपोजल रिवोक माना जाएगा। ये पागल आदमी से थोड़ी ना स्वीकृति दो गया, या जो मृत्यु जिसकी हो गई उसको कैसे स्वीकृति दो गया? आपके नॉलेज में है कि वो व्यक्ति की डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है और स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। तो इस तरह से ये है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 में वो तरीके दिए हुए हैं, तो इस पे आपके क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में तो पूछेंगे वो कि रेवोकेशन प्रपोजल का किस किस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न का पे विचार करना है आपको, जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो कम्युनिकेशन है नोटिस ऑफ रेवोकेशन का, वो प्रपोजर की तरफ से कब पूरा हो माना जाएगा? इस बात का मुझे जवाब या तो चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा कि जो नोटिस ऑफ रेवोकेशन का कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कब पूरा माना जाएगा, ये मेरा सवाल है। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट
इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, प्रस्ताव को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था, प्रस्ताव कब प्रॉमिस बन जाता है? प्रस्ताव तब प्रॉमिस बन जाता है जब वो स्वीकृत कर दिया जाता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिसको प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यहां सेक्शन 7 में कहा जा रहा है कि प्रस्ताव तब प्रॉमिस बनेगा, प्रस्ताव को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बिना शर्त के होना चाहिए, संपूर्ण और बिना शर्त के एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और दूसरी बात कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। जो एक्सप्रेशन है एक्सेप्टेंस का, वो जो आमतौर पे एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, तो एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस होना चाहिए या उसको अभिव्यक्त होना चाहिए जैसे आमतौर पे कोई भी अभिव्यक्ति होती है, और साथ में वो रीजनेबल तरीका भी होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स को कारण की शक्ति का प्रयोग करते हैं, अगर उनके कारण की शक्ति पे कोई चीज फिट नहीं बैठेगी तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए एक्सेप्टेंस का जो एक्सप्रेशन है, एक्सेप्टेंस की जो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस का जो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है, वो किसी यूजुअल मैनर में होनी चाहिए। यूजुअल मैनर जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है तरीका, जैसे मैं खुश होता हूं तो मैं ताली बजाता हूं, ठीक है, ये यूजुअल तरीका है खुशी व्यक्त करने का। जब मैं किसी से गुस्सा होता हूं तो मैं अजीब सा मुंह बनाता हूं, तो वो भी एक अभिव्यक्त करने का तरीका है। जब मैं किसी से दुखी होता हूं या किसी से नाराज होता हूं तो मैं एक दूसरे तरह का मुंह बनाता हूं। तो ये देखना चाहिए एक्सप्रेशन में कि यूजुअलनेस है कि नहीं, स्वीकृति यूजुअल तरीके से दी गई कि नहीं दी गई। और ये यूजुअलनेस भी कई बार मैटर ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब ना करना होता है तो वो सिर हाँ में हिलाते हैं, और जब उनको हाँ करना होता है वो सिर ना में हिलाते हैं, तो वो उनके लिए यूजुअल है। तो ये देखा, अगर यहाँ पता करना हो कि यूजुअल तरीका से उन्होंने किया था कि नहीं किया था, तो अगर उनके लिए वो यूजुअल है और सबको मालूम है वो ऐसे करते हैं, तब तो वो मान लिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई सीक्रेट नया तरीका निकाल लिया किसी चीज को एक्सप्रेस करने का जो यूजुअल नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा स्वीकार करने का किसी भी प्रपोजल को। तो जो एक्सेप्टेंस है, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब, जब तक कि ऐसा ना हो कि प्रपोजल ही प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई तरीका कि अगर आप स्वीकृति करेंगे, जैसे मैंने कहा अपने दोस्त को कि तुम मेरे प्रपोजल को स्वीकार करोगे तो बालकनी में आ जाओ। मैंने उसको टेलीफोन पे कहा कि मेरा तुमसे मिलने का प्रपोजल अगर स्वीकार करते हो तो बालकनी में आ जाओ। तो अगर वो बालकनी में आ जाता है तो इसका मतलब कि उसने मेरे प्रपोजल की स्वीकृति दे दी, उसने एक्सप्रेस कर दिया अपनी स्वीकृति को बालकनी में आके। तो अगर प्रपोजल में प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से स्वीकृति दी जाएगी, तब तो उसी प्रकार से स्वीकृति देना जरूरी है, और तब ये यूजुअल या रीजनेबल मैनर नहीं चलेगा। लेकिन अगर प्रपोजल में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि स्वीकृति कैसे दी जाएगी, तब यूजुअल और रीजनेबल मैनर चलेगा। Now, if the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted, and the acceptance is not made in such manner, the proposer may, within a reasonable time, after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner, and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the acceptance. इसका अर्थ यह है कि अगर वो जो प्रपोजल में प्रिस्क्राइब किया गया था, अगर प्रपोजल ये प्रिस्क्राइब करता है कि किस मैनर में उसको स्वीकृत किया जाना है, और
उस मैनर में अगर स्वीकृति नहीं की जाती है तब क्या होगा? प्रपोजल में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि स्वीकृति इस प्रकार से की जाएगी, उसी प्रकार से स्वीकृति नहीं होती है तो क्या होगा? क्या जरा भी फ्लेक्सिबिलिटी स्वीकृति करने वाले को नहीं है? उसके बारे में यहां लिखा है कि जो प्रपोजर है वो ये नहीं मान सकता वो कि स्वीकृति नहीं हुई है, सीधा सीधा वो ये नहीं मान सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? एक रीजनेबल टाइम में जब एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट हो जाएगी, उसको मालूम है मुझे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की गई है लेकिन उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से मैंने कहा था। मैंने अपने मित्र को कहा मेरे साथ घूमने चलोगे तो बालकनी में आ जाओ, फोन पे कहा। बालकनी में आने के बजाय उसने फोन पे कह दिया हाँ चलूंगा। अब उसने फोन पे कह दिया मैं चलूंगा तो उसने मुझे कम्युनिकेट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस। अब सवाल ये उठता है, मैं उसको कह रहा हूं अरे भाई मैंने फोन पे स्वीकृति देने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि अगर तुमको स्वीकृति देनी है तो बालकनी में आओ, और बालकनी में आने को ही स्वीकृति मानूंगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा स्वीकृति को। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो फोन पे कह देता है तो मुझे एक रीजनेबल टाइम में उसको ये बोलना पड़ेगा हुजूर आप बालकनी में आएंगे तभी मैं आपकी स्वीकृति मानूंगा। तो आप ये आग्रह करेंगे रीजनेबल टाइम में, यू विल इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उसका प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही एक्सेप्ट होगा और उसके अलावा नहीं होगा, नॉट अदरवाइज, किसी दूसरे विपरीत तरीके से या किसी भी और तरीके से नहीं होगा। लेकिन अगर वो रीजनेबल टाइम में प्रपोजल फेल करता है ऐसे करने से, यानी मैं उस व्यक्ति को फोन पे नहीं कहता हूं कि तुम मुझे बालकनी में आओगे तब मैं तुम्हारा एक्सेप्टेंस स्वीकृत करूंगा, तब तुम्हारी स्वीकृति को मानूंगा, तो मैंने उसकी स्वीकृति मान ली, ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसको कम्युनिकेट तो हो गई थी। लेकिन उसके पास फिर भी एक चांस था, अगर वो नहीं वो स्वीकृति वैसे ही चाहता था जैसे कि उसने पहले प्रेस्क्राइब किया था अपने प्रपोजल में, तो रीजनेबल टाइम में उसको इंसिस्ट करना होगा, उसको आग्रह करना होगा कि स्वीकृति उसी तरह से दी जाए और कोई और तरीका नहीं चलेगा। और अगर वो रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट करता है तब तो जो स्वीकृति करने वाला है उसको उसी तरह से स्वीकृति करनी पड़ेगी अगर वो चाहता है कि उसकी स्वीकृति को मान लिया जाए। और अगर लेकिन जो प्रपोजर है वो इस तरह से रीजनेबल टाइम के अंतर्गत इंडिकेट नहीं करता है, जब उसको कम्युनिकेट हो गया है एक्सेप्टेंस, उसके बाद वो आग्रह नहीं करता कि उसको प्रिस्क्राइब मैनर में किया जाए, तो उसने वो उस स्वीकृति को स्वीकार कर लिया, ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। अब आते हैं 8 पर, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस। तो 7 में अगर देखा जाए तो दो चीजें कही गई हैं कि एक्सेप्टेंस को संपूर्ण और अनक्वालिफाइड बिना किसी शर्त के होना चाहिए, और यूजुअल या रीजनेबल मैनर में होना चाहिए, कोई अनोखे तरीके से नहीं होना चाहिए जो कोई समझता ही ना हो, और अगर प्रपोजल में प्रिस्क्राइब्ड है तो उस तरीके से होना चाहिए, और अगर उस तरह से नहीं हुआ है और बिना उस तरीके से प्रिस्क्राइब मैनर में कर दिया गया, तो प्रपोजर के पास ये राइट होता है कि वो रीजनेबल टाइम में कम्युनिकेट करे स्वीकृति करने वाले को कि भाई तुमने जो स्वीकृति करी है वो प्रिस्क्राइब तरीके से नहीं की हुई है, तो उसको प्रिस्क्राइब तरीके से करिए। अगर वो ऐसा कम्युनिकेट नहीं करता, ऐसा कम्युनिकेट करने में फेल हो जाता है, तो वो स्वीकृति को स्वीकार कर लेता है। सेक्शन 8 में कहा जा रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल और द acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal. प्रपोजल का कोई कंडीशन था, प्रपोजल एक दिया गया, उसका एक कंडीशन था, जो प्रपोजल का कंडीशन था वो परफॉर्म कर दिया गया। कंडीशन प्रपोजल में दी हुई थी
कि ये मेरा प्रपोजल है और इसमें ये कंडीशन है, उस कंडीशन को जैसे ही परफॉर्म कर दिया जाता है, या जब एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती है, कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो प्रॉमिस होती है जो किसी दूसरे प्रॉमिस के इवज में की जा रही है। एक प्रॉमिस जब दूसरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन बन जाती है तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जाती हैं। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि अगर तुम ये प्रॉमिस करोगे तब मैं ये प्रॉमिस करूंगा, वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहां लिखा हुआ है कि अगर कोई कंसिडरेशन रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि मैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस तब करूंगा जब तुम ये प्रॉमिस करोगे, इससे कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी एक व्यक्ति ने प्रॉमिस दूसरे को किया, दूसरे ने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया, लेकिन उस रेसिप्रोकल प्रॉमिस को करने के लिए उसने एक कंसिडरेशन रखा कि तुम ये प्रॉमिस करो तब मैं ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस दूंगा इस प्रॉमिस के इवज में। और वो अगर कंसिडरेशन एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि विच में बी ऑफर्ड विद ए प्रपोजल, प्रपोजल के साथ ही वो कंसिडरेशन ऑफर किया गया था कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर आप कर देंगे तो ये इसके इवज में मैं ये करूंगा। जैसे मैंने एक प्रपोजल रखा किसी को, प्रपोजल ये रखा कि क्या तुम मेरे साथ बनारस चलो, ये प्रपोजल मैंने रखा। अब मैंने कहा कि अगर तुम इसकी रेसिप्रोकल प्रॉमिस दोगे कि हाँ मैं बनारस चलूंगा, तो वो प्रॉमिस मेरे प्रॉमिस के कंसिडरेशन में दी जा रही है, राइट? क्योंकि मैं एक प्रपोजल दे रहा हूं, मेरे प्रपोजल के रिस्पॉन्स में वो प्रॉमिस दी जा रही है। अब उस प्रॉमिस के लिए मैं कहूंगा कि हाँ अगर तुमने ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं तुम्हारा होमवर्क करा दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो होमवर्क है, होमवर्क कराने की, वो कंसिडरेशन है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। अगर उस होमवर्क करने की बात को स्वीकार कर लेता है वो दूसरा व्यक्ति, तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ बनारस चलोगे तो मैं तुम्हारा होमवर्क करा दूंगा, तो वो व्यक्ति कहता है मेरा होमवर्क करा दो, यानी उसने मेरे होमवर्क कराने की बात को स्वीकार कर लिया, यानी उसने अपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस के कंसिडरेशन को स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब कि उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मैं कह रहा था बनारस चलोगे, मेरा चलोगे तो मैं तुमको तुम्हारा होमवर्क करा दूंगा, और तुम मुझे कह रहे हो कि हाँ मेरा होमवर्क करा दो। ठीक है, तो अगर उसने कहा होमवर्क करा दो, यानी मेरा होमवर्क कराना उसने स्वीकार कर लिया, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि मेरा प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से 8 में कहा जा रहा है कि अगर प्रपोजल की कोई कंडीशन है वो परफॉर्म कर दी जाती है, या कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए जो कंसिडरेशन है उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो जो भी प्रपोजल के साथ ऑफर किया गया था कंसिडरेशन, तो वो एक प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होगा। इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। और 9 में कहा जा रहा है कि insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, जब तक प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो है प्रॉमिस का वो वर्ड्स में किया जाता है, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। अगर शब्द में शाब्दिक तरीके से किया जाता है तो उसको एक्सप्रेस माना जाता है। शाब्दिक तरीके का मतलब यह है कि वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन शाब्दिक होना चाहिए, जेस्चर में नहीं होना चाहिए। एक है वर्ड, एक है जेस्चर, इशारा। अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस किसी प्रॉमिस का, देखिए प्रॉमिस कब होती है? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस हो जाती है वो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉमिस का एक्सेप्टेंस।
अगर कोई भी प्रपोजल या प्रॉमिस का एक्सेप्टेंस वर्ड्स में किया जाता है, शब्दों में किया जाता है, तो प्रॉमिस को एक्सप्रेस माना जाता है कि वो एक्सप्रेस प्रॉमिस, एक्सप्रेस किया गया, उसको अभिव्यक्त किया गया है। अभिव्यक्त का मतलब शब्दों में अभिव्यक्त। And insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. और अगर ये प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो है उस शब्दों में नहीं किया जाता और शब्दों के अलावा किसी तरीके से किया जाता है, तो उसको इम्प्लाइड प्रॉमिस बोलते हैं। तो प्रॉमिस दो तरह की हुई, एक्सप्रेस प्रॉमिस जो शाब्दिक तरीके से की जाए, और ऐसी प्रॉमिस जो इम्प्लाइड प्रॉमिस जो कि बिना शाब्दिक तरीके से किसी भी और तरीके से किया जाए। इसके साथ हमारा हुआ चैप्टर 1 खत्म। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में कहा जा रहा है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। सेक्शन 10। हमने देखा था कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाते हैं लॉ से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये ऊपर देखा है। All agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसका आंसर मिल रहा है हमको। क्वेश्चन ये है कि वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब एनफोर्सेबल होंगे लॉ से। अब हम कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन से वो चीज़ें हैं जो कि एनफोर्सेबल करती हैं उस एग्रीमेंट को। उस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल करने वाली किसी चीज़ें कौन सी हैं। तो पहला है कि अगर वो फ्री कंसेंट से किए जा रहे हैं पार्टीज पे, पार्टियों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो फ्रीली एक दूसरे से हामी भर रहे हैं। दूसरा, वो पार्टियां कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत होती है कि वो एलिजिबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो कॉम्पिटेंसी भी उनमें है। इस पर आगे प्रोविजन आएगा कि वो कब वो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसके लिए उनके पास लॉफुल कंसिडरेशन होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनती है जब वो लॉफुल कंसिडरेशन के अगेंस्ट होती है, यानी कंसिडरेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो कारण अगर लॉफुल नहीं है, किसी ऐसे चीज़ के एवज में, किसी अनलॉफुल चीज़ के एवज में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो लॉफुल नहीं है, या उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी उसका उद्देश्य लॉफुल नहीं है, या तो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो लॉफुल नहीं है, या कोई ऐसा कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन मतलब जिसके इवज में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लॉफुल नहीं है। कंसिडरेशन कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी कोई बात के मद्देनज़र हो रहा हो, किसी चीज़ के मद्देनज़र हो रहा हो, या किसी चीज़ के एवज में हो रहा हो, तो अनलॉफुल बात के एवज में हो रहा हो। तो जहाँ पर भी ऐसा है तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता जब तक कि कंसिडरेशन लॉफुल ना हो और उसका उद्देश्य लॉफुल ना हो। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और शब्दों के द्वारा वो वॉइड भी डिक्लेयर ना किया गया हो। आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी वो जो एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको एक्सप्रेसली यानी शब्दों से वॉइड डिक्लेयर ना कर दिया गया हो। अगर उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक वॉइड एग्रीमेंट के बारे में भी तो बात कही गई थी पहले। जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है लॉ से, वो वॉइड है। तो जहां पे एक्सप्रेस करके कोई सी एग्रीमेंट को वॉइड कहा गया है, वो भी वॉइड माने जाएंगे।
अब आते हैं, जो कि 10 में कहा गया कि जो लोग कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वही पार्टियां अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब 11 में बताया जा रहा है कि कौन से वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject. हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है जो कि मेजर एज का है, जो मेजर हो गया है लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ में जो साल, जितने साल का व्यक्ति मेजर माना जाता है, उतने साल का अगर वो हो गया है तो वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जिस लॉ के वो अधीन है उसके अंतर्गत अगर वो मेजर है तो। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, और जो साउंड माइंड का है, जिसका दिमाग सही है, एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, और वो किसी भी लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालिफाइड नहीं है, जिस लॉ के भी सब्जेक्ट वो है, टू विच ही सब्जेक्ट है, जिस लॉ के भी अधीन वो है, उसके अंतर्गत या उसके तहत वो अगर डिसक्वालिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की 3 चीज़ों पर आधारित है। पहला तो मेजर होना चाहिए, दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए, तीसरा वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी लॉ के तहत। तो 12 में, सेक्शन 12 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग के पर्पज से साउंड माइंड किसको कहते हैं? क्योंकि 11 में कहा गया था कि जो साउंड माइंड का व्यक्ति है वो कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर साउंड माइंड क्या माइंड है उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो लेट अस सी कि कॉन्ट्रैक्टिंग के पर्पज से साउंड माइंड किसे कहते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रयोजन से एक पर्सन को कहा जा सकता है कि वो साउंड माइंड का है इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब उस समय जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करता है, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो काबिल है उसको समझने में। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पहली बात तो जो भी वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उस समय वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के काबिल है, एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, और कारण के आधार पे एक उसके बारे में जजमेंट पे भी वो पहुंचने के काबिल है कि वो उसके लिए सही है कि नहीं है। एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन इट्स इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट में है कि नहीं है, उसके फायदे में है कि नहीं है, उसके बारे में अगर वो एक कारण की शक्ति का प्रयोग करके एक जजमेंट पे पहुंच सकता है। पहली बात तो वो केपेबल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बड़ी प्रमुख बातें होती हैं साउंड माइंड के सिलसिले में। जब भी साउंड माइंड की बात हो रही, कॉन्सेप्ट जो है साउंड माइंड का, उसको लाया जा रहा है। कौन सा माइंड साउंड माइंड कहलाएगा? साउंड माइंड वो है जो समझ रहा हो। पहली बात, समझ रहा हो यानी कि इस भूलोक में जो भी चीजें हैं उसको समझ रहा हो, जो उसको समझने की शक्तियां मानव को दी गई हैं, उन सभी शक्तियों से वो समझ रहा हो एज अ ह्यूमन बीइंग, और कोई चीज उसके इंटरेस्ट में है कि नहीं है उसके बारे में भी एक रैशनल जजमेंट, एक रीजन बेस्ड जजमेंट वो कर सकता हो। यानी ही कैन अप्लाई रीजन टू फैक्ट्स इफ ही हैज द कैपेबिलिटी टू अप्लाई लॉजिक एंड रीजन टू द फैक्ट्स। अगर वो लॉजिक लगाएगा तो फिर भी इंटरेस्ट नहीं दिखेगा तो रीजन ना लगाए। तो जब वो रीजन एंड लॉजिक का प्रयोग करेगा और उससे उसको ये समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ उसके इंटरेस्ट में है कि नहीं है, तो एक रैशनल जजमेंट पे पहुंच सकता है, और तब हम कहेंगे कि वो साउंड माइंड का है। A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when of sound mind. जब कोई व्यक्ति आमतौर पे तो अनसाउंड माइंड का होता है, यानी एक ही व्यक्ति कभी अनसाउंड माइंड का हो सकता है, कभी साउंड माइंड का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर समझदारी है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, रैशनल जजमेंट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग वगैरह पी लेता है तो वो केपेबल नहीं रह जाता अंडरस्टैंडिंग के, या वो रैशनल जजमेंट पे नहीं पहुंच सकता है। माइंड की क्या हालत है ये समय समय पे चेंज हो सकती है। पर्सन आमतौर पे अनसाउंड माइंड का माना जाता है, लेकिन जो अनसाउंड माइंड का होता है आमतौर पे,
लेकिन कभी कभार वो साउंड माइंड का होता है, तो वो जब साउंड माइंड का होता है तो वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, और एक पर्सन जो आमतौर पे साउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभार वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। तो कहने का मतलब ये कि अगर एक पर्सन कभी साउंड माइंड का होता है, कभी अनसाउंड माइंड का होता है, चाहे वो ज़्यादा साउंड माइंड का हो चाहे वो ज़्यादा अनसाउंड माइंड का रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होगा। और इसके पहले बात फ्री कंसेंट की भी आई थी कि दो पार्टियां जहां पे फ्री कंसेंट से एक दूसरे के फ्री हामी से जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो इसके लिए कंसेंट शब्द को भी डिफाइन किया जा रहा है रूल 13 में। कंसेंट शब्द का मतलब है टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब वो एक ही चीज के बारे में एक ही मीनिंग से एग्री कर रहे हैं, इन द सेम सेंस यानी एक ही मीनिंग से, एक ही अर्थ से वो एक चीज के बारे में एक ही मत के हों, वो एक दूसरे से एग्री कर रहे हों, तब वो माना जाता है कि वो कंसेंट कर रहे हैं। तो कंसेंट में एग्रीमेंट तो है लेकिन सेम सेंस में भी एग्रीमेंट होनी चाहिए, दोनों का एक ही मीनिंग होना चाहिए जिस सेंस में वो एग्री कर रहे हैं। So with that we come to the end of this webinar in the morning. Tomorrow we will continue with Indian Contract Act Rule 14.